चलिए दोस्तों, तो वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बहुत ही प्यारा सा सब्जेक्ट। नाम क्या दोस्तों इसका? ऑडिट। चलिए, ऑडिट के अंतर्गत दोस्तों हम बातें करने वाले हैं अपने प्यारे से टॉपिक के बारे में। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक एक कंप्लीट ही कर लिया जिसका नाम क्या था? कारो। मुझे पूरी उम्मीद है आपने घर जाकर के कारो को पढ़ा होगा। यस, चलिए अब आज जो अपन करने वाले हैं दोस्तों, कुछ स्टैंडर्ड्स हमारे रह गए थे। अगर आपको याद होगा तो एक स्टैंडर्ड हमारा रह चुका है, कौन सा? 570, याद होगा। इसके अलावा हमारा और कौन सा स्टैंडर्ड रह चुका है दोस्तों? 510 तो हो गया, 710। यस, ओके। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड्स हमारे रह गए। आइए अपन इनमें से ही कुछ स्टैंडर्ड को करेंगे। सबसे पहले अपन कोई स्टैंडर्ड चालू करने जा रहे हैं दोस्तों, डेट इज 570। आएंगे दोस्तों, मैं तो पहुंच चुका हूं, पेज नंबर है 118। आइए पेज नंबर 118 पर आएंगे। कंसेप्ट का नाम क्या बताएंगे दोस्तों? गोइंग कंसर्न। व्हाट डू मीन बाय गोइंग कंसर्न? ओके, व्हाट अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ द कंपनी? क्या आगे आने वाले सालों पे कंपनी रहेगी कि नहीं रहेगी, वो बताएगा हमें कौन सा कंसेप्ट, दैट इज गोइंग कंसर्न। अब गोइंग कंसर्न का अगर इफेक्ट देखा जाए तो भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी पड़ता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो तरीका है वो तो सेम रहेगा, लेकिन जो वैल्यूएशंस रहेंगी वो सब क्या हो जाएंगी? डिफरेंट हो जाएंगी। आज ये जो भी बिल्डिंग है भाई, ये बिल्डिंग अगर 3 लाख माइनस डेप्रिसिएशन पे मैं दिखा रहा हूँ, लेकिन जब लिक्विडेशन बेसिस पे बनाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो मुझे रियल मार्केट वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो बहुत सारी एसेट्स की वैल्यू हो सकता है बढ़ेगी, बहुत सारी लाइबिलिटीज होंगी जिनकी एसेट्स जिनकी वैल्यू हो सकता है बढ़े, कोई एसेट्स की वैल्यू गिरेगी, कोई लाइबिलिटी की वैल्यू गिरेगी। ये सारा कुछ जो है वो हमारी ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट में इंपैक्ट डालेगा। तो ऑब्वियसली बात है, बीइंग एन ऑडिटर इट इज माय ड्यूटी टू चेक कि भाई क्या कंपनी गोइंग कंसर्न में है या नहीं है। क्योंकि अगर कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं है फिर भी गोइंग कंसर्न दिखा रही है, गड़बड़ बात है। अच्छा, कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं है और कंपनी गोइंग कंसर्न में नहीं दिखा रही है तो इस बात का उसको डिस्क्लोजर भी करना चाहिए, क्योंकि अगर वो डिस्क्लोजर नहीं करेंगी तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा? टू द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये बातें समझ में आ रही है आपको? तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें गोइंग कंसर्न के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, अब गोइंग कंसर्न की अगर अपन बात करें दोस्तों, गोइंग कंसर्न है या नहीं है ये चेक करने का काम किसका है? मैनेजमेंट की ऑडिटर, मैनेजमेंट की ऑडिटर, मैनेजमेंट की ऑडिटर, मैनेजमेंट। ऑब्वियसली बात है, बट कुछ ऐसे इवेंट होंगे जो शायद ये बता दे कि भैया यहाँ पे गोइंग कंसर्न क्या है? खतरे में है। वेरी गुड। और वो इवेंट अगर आपको दिखे तो आपको भी अलर्ट होना पड़ेगा। वो इवेंट को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पहला कैटेगरी फाइनेंशियल, दूसरा कौन सा है? ऑपरेटिंग, और तीसरा कौन सा है? अदर्स। जिसमें अगर मैं फाइनेंशियल के बारे में बात करूं दोस्तों, तो फाइनेंशियल के अंतर्गत अगर हम बात करें तो पहला कंसेप्ट है, दैट इज व्हाट दोस्तों? नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो। भाई अगर आपके यहाँ पे जो कैश फ्लो है वो कैसा है? नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका गोइंग कंसर्न खतरे में है। इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर ऑन ड्यू डेट, आप क्रेडिटर को टाइमली पे नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अब डिविडेंड नहीं दे रहे हैं, आपका फाइनेंशियल रेशियो खराब है, आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर क्या कर रहे हैं? रिलाय कर रहे हैं फॉर लॉन्ग टर्म एसेट्स, या फिर आप जो है भाई बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट आपको क्रेडिटर्स नहीं दे रहे हैं, आपके पास ऑपरेटिंग लॉसेज है, आप लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आपको क्रेडिट से किस में जाना पड़ रहा है? कैश ऑन डिलीवरी पे। या फिर आप बार बार क्रेडिटर्स के साथ क्या कर रहे हैं? अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, कि भैया अभी नहीं देता पैसा, बाद में दे दूंगा, अभी छोटा रख लो, बाद में बड़ा अमाउंट रहेगा, इंटरेस्ट बढ़ा देना, XYZ इस टाइप की बातें कर रहे हैं। मतलब आपके पास पेमेंट करने की अभी ताकत नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आपका गोइंग कंसर्न खराब ही हो रहा होगा। तो ये कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिनको देख करके समझ में आता है कि आगे जाकर की कंपनी जो है वो बंद हो सकती है। ऑपरेशंस में क्या क्या दिख रहा है बताएंगे दोस्तों? पहला, मैनेजमेंट का खुद ही इंटेंशन है क्या करने का? एंटिटी को बंद कर देने का। नेक्स्ट क्या है? क्या बोल रहा है? वेरी गुड। लाइक रिलायंस ले लो बेटा, अगर अंबानी नहीं रहे, अदानी ना रहे, तो कहीं ना कहीं वहां पर क्या हो जाता है दोस्तों कि भाई वो ही नहीं रहेगा तो वो धंधा नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है? लॉस ऑफ मेजर मार्केट। अरे अपना मार्केट बहुत बड़ा मार्केट अपने हाथ से चला गया यार। इंडिया में बैन कर दिया हमें, हम चाइना के हैं, इंडिया ने हमें क्या कर दिया? बैन कर दिया। मेरा पूरा धंधा इंडिया से होता था, या मैं इंडिया का हूं, मेरा काम ही था चाइना से माल लाना और इंडिया में बेचना। बैन कर दिया यार, चाइना से इंपोर्ट करना, बर्बाद हो गए। क्या करेंगे अब? लिक्विडेट ही करना पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्या है?
लेबर डिफिकल्टी, क्या नहीं मिल रहा है बेटा? लेबर नहीं मिल रहा है, वेरी गुड। शॉर्टेज ऑफ इंपॉर्टेंट सप्लाईज, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, ये इमरजेंस ऑफ अ हाईली सक्सेसफुल कॉम्पिटिटर, ये क्या है दोस्तों? कारण है, वेरी गुड। यस, जियो अगर अपन बात करें या फिर अगर अपन बात करें दोस्तों कहीं पे भी किसी भी जगह पर अगर आपको लग रहा है कि भाई बहुत ही ज़्यादा बड़ा सक्सेसफुल क्या आ गया, कॉम्पिटिटर आ गया, तो ऑब्वियसली बात है ये सब जगहों पर आपकी कंपनी क्या हो सकती है? गोइंग कंसर्न हर्ट हो सकती है। अदर केसेस देखेंगे क्या दिया है, अदर केसेस में क्या दिया है बताइए। आपने कोई रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट को, जैसे तुमने जीएसटी पे नहीं किया, योर डेल्टा कॉर्प जीएसटी पे नहीं किया, 9,000 करोड़ का तो कंपनी का वैल्यूएशन, सॉरी 3,000 करोड़ का तो कंपनी का वैल्यूएशन है, और फाइन कितने का ठोक दिया है? 27,000 करोड़ रुपए का। क्या कंपनी रह पाएगी क्या? नहीं, ऑब्वियसली बात है। नेक्स्ट क्या है? पेंडिंग लीगल केस कंपनी के प्रति चल रहे हैं, और अगर रिजल्ट आया कंपनी के अनफेवरेबल उसमें तो फिर कंपनी खत्म। चेंजेस इन लॉ और रेगुलेशन एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली अफेक्ट द एंटिटी को भाई अभी अफेक्ट करने वाला है, क्योंकि लॉ में इस प्रकार की बातें बोल दी जिससे हमारा धंधा ही खत्म हो गया। एग्जाम्पल, पान पराग, पान मसाला, हुक्का बैन कर दिया बेटा, उसके बाद फिर और क्या बैन है? सिगरेट बैन। तो ये सब आईटीसी को लाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर सिगरेट बैन किया तो आईटीसी को दिक्कत हो जाएगी। पान पराग, पान मसाला टाइप के अगर मान लीजिए गुटखा बैन हो गया, तो जो भी जैसे माणिकचंद है, आरएमडी है, ये जो बनाते हैं जो ब्रांड्स हैं, ये लोग तो ज़मीन पे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये देयर इज़ अ प्रॉब्लम। क्या ये बात समझ में आई? पक्का अच्छे से? चलिए, अब ये सब तो इवेंट है जो मैं देखूंगा और मुझे क्या पता चलेगा कि गोइंग कंसर्न खतरे में, लेकिन वाकई में खतरे में है या नहीं है, इसको इवैल्यूएट कौन करेगा? ऑडिटर। अरे ऑडिटर, ऑडिटर, अरे बोलो ना, ऑडिटर की मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की ऑडिटर, मैनेजमेंट की ऑडिटर, मैनेजमेंट करेगा। तुमको धंधा करते आता क्या? नहीं आता ना, तभी तो सीए बन करके प्रोफेशन संभाल रहे हो। तो धंधा जिसको करते आता उसको करने दो ना। तो भाई अब आपके लग रहे हो सर आपका तो कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया, आप तो खत्म हो गया। अरे मेरे को पता है कैसे उठना है, समझ में आया कि नहीं है? भाई पान पराग, पान मसाला बैन हो गया, आईटीसी वाले को बोला सिगरेट बैन, सिगरेट बैन, क्या करोगे? बोला बिस्किट बेचूंगा, आटा बेचूंगा। काय को खोली वो दुकान? एफएमसीजी की दुकान खोल के बैठा ही है ना, सनफीस्ट का आटा का, आशीर्वाद आटा, मंगलदीप की अगरबत्ती, एम की माचिस, वो तो बिकेगा ही ना भाई। क्लासमेट की नोटबुक दो बेचेंगे ही ना भाई। तो ये सब हम करके बैठे प्लानिंग। आपका काम है ऑडिटिंग करना, उंगली करना आपका काम नहीं, वो हमको छोड़ दो। धंधा हम कर लेंगे, हमें पता है कि हमने करोड़ों का धंधा कैसे बनाया है, तो आगे भी हम ही बना लेंगे। तो आपका काम है, आपको इवेंट मिला, आप मेरे को बता दो, मैं आपको बताऊंगा ना कि हम इस इवेंट से कैसे निकलने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का अच्छे से? तो ये बेसिकली अल्टीमेटली डिसाइड कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा अल्टीमेटली डिसाइड। लेकिन इवेंट कौन देखता है? ऑडिटर देखता है। समझ में? ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ो, यहीं पर ही आ जाओ, ऊपर पेज में दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ व्हाट दोस्तों? ऑडिटर टू ऑब्टेन रिगार्डिंग व्हाट दोस्तों? that the appropriateness of management use of going concern of accounting in the preparation of financial statement। उसका काम है ये चेक करना क्या इन्होंने जो SAE लेगा, sufficient appropriate audit evidence को कलेक्ट करेगा और ये देखेगा कि क्या जो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न को यूज करके अकाउंटिंग किया है क्या वो appropriate है या नहीं है। whether a material uncertainty exists about entity ability to continue as a going concern, क्या material uncertainty वहाँ पे exist करती है क्या regarding going concern? These responsibility exists even if FRF used in the preparation of financial statement does not include an explicit requirement for management to make a specific assessment of entity ability to continue as a going concern. Absence of any reference to material uncertainty about the entity's ability to continue as a going concern in an auditor's report cannot be viewed as a guarantee to the entity's ability to continue as a going concern। क्या बोलना चाहता है? अगर कोई reference absent है, कोई reference absent है, इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी चलेंगे। समझ में आ रहा है? आज ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि कल एंटिटी बंद हो जाएगी, कल भीषण आग लग गई, खत्म एंटिटी। तो मेरा कोई एब्सेंस है, मैंने कोई रेफरेंस दिया नहीं है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि कल भी जिंदा रहेंगे। ऐसा कोई पक्का नहीं। आज जिंदा हो तो क्या कल भी रहोगे? पक्का है क्या? नहीं ना। ऑब्वियसली बात है, वही कंपनी के साथ भी है कि भैया कल भी कंपनी रहेगी, वो मैं आज बोल नहीं सकता। समझ में आएगी नहीं? ओके। अब अगर हम बात करें
तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट का जो GCA असेसमेंट है उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर शैल इवैल्यूएट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। उसके लिए ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर शैल कवर द सेम पीरियड एज दैट यूज्ड बाय मैनेजमेंट टू मेक श्योर GCA असेसमेंट एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेबल FRF or by law if it specifies a longer period. If management GCA assessment is less than 12 months from the date of financial statement, then the auditor shall request management to extend its assessment period to cover at least 12 months. क्या बोल रहा है? अगर मैनेजमेंट ने असेसमेंट से पिछले 2-3 महीनों के दम पे बोल दिया कि GCA रहेगा, तो आपने तो कम से कम पिछले 12 महीने का क्या करना चाहिए असेसमेंट की। 12 महीने में ऐसी कोई हरकत तो नहीं हो गई है जिसकी वजह से आगे जाकर के कंपनी जो है उसका गोइंग कंसर्न क्या हो सकता है, हर्ट हो सकता है, वो आपको देखना पड़ेगा। इन इवैल्यूएटिंग मैनेजमेंट असेसमेंट ऑडिटर शैल कंसीडर वेदर मैनेजमेंट असेसमेंट इंक्लूड ऑल रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ विच ऑडिटर इज अवेयर। क्या मैनेजमेंट जो है वो क्या है, वो देखेगी सारी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को जिससे ऑडिटर क्या है बताइए, अवेयर है एज द रिजल्ट ऑफ द ऑडिट। अब इसके लिए ऑडिटर ने क्या करना चाहिए, तो ऑडिटर ने भाई कुछ चीजों के लिए एडिशनल प्रोसीजर लगा करके देखना चाहिए अगर उसे कुछ इवेंट आइडेंटिफाई होगा तो। जैसे कि वो क्या करेगा, पहले अगर मुझे इवेंट मिल गया भैया तुम्हारे तो लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस लॉस पे लॉस हो रहा है, मैं जाके चेक करूंगा क्या मैनेजमेंट जो है क्या उन्होंने भी असेसमेंट किया कि नहीं गोइंग कंसर्न का। तो सबसे पहला काम मैं ये देखूंगा क्या मैनेजमेंट ने किया कि नहीं, और अगर मैनेजमेंट ने नहीं किया है क्या असेसमेंट ऑफ द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, रिक्वेस्ट करूंगा मैनेजमेंट को क्या करो, असेसमेंट करो। मैनेजमेंट असेस करता है, हाँ साहब लॉस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, हाँ साल दर साल हो रहा है। मैं बोला तो आगे क्या करोगे, बोले कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब फ्यूचर प्लान है हमारे पास। इवैल्यूएट मैनेजमेंट प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन। वो बता रहे हैं कि भैया देखो आज लॉस पे, लेकिन अभी हमारा काम लॉस मेकिंग रहना ही है, हम कस्टमर ज्यादा से ज्यादा जोड़ना चाहते हैं। हम जियो हैं, हम जोमेटो, हम स्विगी हैं, हम बाईजूस हैं, हम PWM, हम अकेडमी में। हमारा अभी काम क्या है, कस्टमर को जोड़ना और अपनी आदत बना लेना। इसके बाद हम आएंगे मार्केट में और क्या करेंगे, प्राइस चार्ज करेंगे। अभी तो जियो है फ्री में बांट रहे हैं, फिर 99, फिर 199, 299, 399, और कस्टमर देगा क्योंकि उसे लत लग गई। अरे आया कि नहीं आया। तो ऑन दैट बेसिस भाई ये वाला कंसेप्ट है। तब मैनेजमेंट को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि अभी कर रहे हो ठीक है, आगे कर पाओगे कि नहीं। अब देखो बेटा जियो ठीक है, जियो में ये मॉडल चलता, कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये मॉडल नहीं चलता। समझ में आए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में कैश बंद करना बेवकूफी है। बाईजूस ने करके देख लिया ना, $22 बिलियन की कंपनी $3 बिलियन की रह गई है। समझ में आए, और ये भी सिर्फ 2-3 सालों के अंदर ही अंदर हुआ। अब कहानी क्या है, कहानी ये एनवायरनमेंट बदल रहा है, स्टडीज बदल रही है। आप कोई पर्सनलाइज कोचिंग नहीं दे रहे, आप बड़ा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चला रहे हो जिसके अंदर आपके पास होंगे 800-900 टीचर। अब एक जन ने अगर एक टीचर से पढ़ा और वो टीचर ही तुम्हारे छोड़ के चला जाएगा तो फिर बच्चा थोड़ी ना आएगा, क्योंकि आप तो रेफरेंस से आओगे। आप तो ये बोलोगे, मान लो मेरा ऑडिट पढ़ाना आपको अच्छा लगा, तो आप मार्केट में क्या बोलोगे, यार अचिन सर से ऑडिट पढ़ना। अब नाटक क्लासेस में अचिन सर पढ़ा ही नहीं रहे, तो बच्चा तो अचिन सर सुन के आया था ना। समझ में आया कि नहीं आया, दैट इज अ प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग है, आदत लगाने वाली चीज थोड़ी, तुमको क्या जिंदगी भर यही पढ़ना है क्या? नहीं ना, आदत लगाने वाली बात क्या, जियो तुम्हें जिंदगी भर यूज करना है, पढ़ना तुमको जिंदगी भर थोड़ी ना है। तो मैं आज कैश बंद कर लूंगा, आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन आगे आप कितने बच्चों को रिफर करोगे, ज्यादा से ज्यादा कितने, मतलब कितने साल तक? आप साल 2 साल ही बच्चों को रिफर करोगे। उसके बाद लोग आपसे थोड़ी ना पूछ लेंगे भैया भैया बता दो आपने कोचिंग कहां से की, क्योंकि आप भैया से आप कॉर्पोरेट में जा चुके होंगे, जॉब कर रहे होगे, सारे रिश्ते नाते टूट चुके होंगे, तुम क्या सिटी चेंज कर चुके होगे, तो तुम वहां से थोड़ी ना यहाँ रायपुर वालों को फोन कर करके बोलोगे राय नाटा जाना। अरे हो गया, वो खत्म हो गया। अब वो भूला भटका साल 2 साल में एक आध बार जस्ट बिकॉज यूर सीए, तो आपका कोई फ्रेंड फोन कर देगा, आपका कोई रिलेटिव फोन कर देगा, बेटा तूने सीए किया था बता दे कहां से करना है। तो आपका मार्केट में उतना इंपैक्ट रहना नहीं है, तो आपका इंपैक्ट साल 2 साल तक ही रहना है। तो कैश बंद करना बेवकूफी है, किसमें? एजुकेशनल सेक्टर में, क्योंकि इसकी आदत नहीं बनेगी। जोमेटो की आदत बनेगी क्योंकि जिंदगी भर वही काम करना है, घर पे खाना मंगाना खाना है। जियो की आदत डलेगी क्योंकि दिन भर बात करनी है, फोन पे बात करनी है, तो नंबर वही होना चाहिए। बट कोचिंग क्लासेस की आदत नहीं बनती ना यार।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑन दैट बेसिस यहाँ पे कैश बर्न अगर आप कर रहे हैं तो आप बेवकूफी ही कर रहे हैं। तो अगर आप वो बोल रहे हैं भैया मैं बाद में ना अब चार्ज करने लग जाऊंगा, भाई तेरे पास लोग इसलिए आ रहे थे क्योंकि तू सस्ता है, तो जिस दिन चार्ज करने लग जाएगा तो इक्विवेलेंट हो जाएगा। फिर इंसान सोचेगा मैं काहे को एक्स ऑनलाइन क्लासेस पे जाऊं, वो भी 50,000 ले रहा है, और नाटक क्लासेस रायपुर में बैठ करके ऑफलाइन 50,000 ले रहा है, मेरे को नाटक क्लासेस ही चले आना चाहिए, वहां ऑफलाइन मिल रहा है। फिर मतलब ही क्या? हाँ, तुम 100 रुपए का दो, नाटक क्लासेस 50,000 का दे, तो डिफरेंस में शायद इंसान सोच ले। लेकिन तुम भी 50,000 दोगे अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी में आने के लिए, नाटक क्लासेस भी 50,000 चार्ज कर रहा है, तो तुम बोलोगे ना ऑफलाइन आ जाता हूँ, नाम अच्छा है, ब्रांड नेम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, ठीक है, 2-4 लोगों से तारीफ भी सुन लिए, तो ठीक है भाई तुरंत एडमिशन लेने का। तो वहां कैश बर्न करना क्या है? बेवकूफी। तुम समझ में आ रहे? तो अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ बाइजू को, भाई तेरा ईयर ऑन ईयर लॉस हो रहा है, बोल रहा कोई टेंशन की बात नहीं, अभी आप देखो हमारा प्लान है, अब हम फीस बढ़ा देंगे, तो और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए एसएम पढ़ा रहे तुमको, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अगर आप पढ़ रहे हो तो काय को पढ़ रहे हो? ताकि ऑडिट कर पाओ, ऑडिट का ये स्टैंडर्ड कर पाओ। समझ में? नहीं तो तुम तो बातों में आ जाओगे किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट बोल रहे हैं हाँ कल ऐसा हो सकता है, आप बोलोगे अच्छा हाँ बात तो सही बोल रहा है, तो तुम्हारे पास वो दिमाग होना चाहिए ना जो मैं देता हूँ एसएम में आपको। वो दिमाग के दम पे आप बोलोगे नहीं ये तो ऐसी बात हो ही नहीं सकती, तुम जो कर रहे हो एनवायरनमेंट उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो वही चीज है, इवैल्यूएट करना मैनेजमेंट को, प्लान फ्यूचर एक्शन को, वेदर द आउटकम ऑफ दिस प्लान इज लाइकली टू इंप्रूव दी सिचुएशन। बोलो पक्का। Where the entity has prepared a cash flow forecast, evaluate the reliability। आपको कैश फ्लो फोरकास्ट देखना पड़ता है। कैश फ्लो फोरकास्ट क्यों? अब क्या हो जाता है ना बेटा, प्रॉब्लम क्या होता है, ऊपर से सब हरा हरा दिखता है। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो जहां वेटिंग लगी रहती है, तुम बैठ करके ये सोचते हो आदमी क्या कमा रहा है, मैं सीए कर रहा हूं, कल से मैं भी क्या कर लेता हूं, मोमोज की दुकान खोल लेता हूं। तुमको लगता है गुपचुप का ठेला डाल देता हूं। तुमको यहाँ बाहर निकलते हो, फ्रैंकी वालों क्या भीड़ दिखती होगी, तुमको लगता है वही करना चालू कर दे। चाय वाले क्या भीड़ दिखती है? भाई ऑब्वियस सी बात है, भीड़ हर जगह है, लेकिन हर भीड़ के साथ खर्चा भी जुड़ा हुआ है। तो अपन से हरा हरा देख लेते हैं, जैसे मुझे भी ऐसा लगता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भैया ये इतना होगा तो इतना 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 इनकम हो जाएगी, लेकिन इनकम के बाद क्या आते हैं? एक्सपेंसेस भी तो आते हैं। एक्सपेंसेस हम हमेशा भूल जाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कितना बड़ा एक्सपेंस है, रेंट कितना बड़ा एक्सपेंस है। भाई आज अगर बात की जाए, आपके ह्यूमन रिसोर्सेस कितना बड़ा एक्सपेंस है। तो आज अगर देखा जाए, आप सोचो एक कैफेटेरिया खोल दिया जाए, यहाँ तो इतने सारे बच्चे, कैफेटेरिया खोल दिया जाए कितना अच्छा रहेगा। तो आप वहां पर देखते रहे इतने कस्टमर आते हैं, वो ये कितना चार्ज करते हैं, दिन का वो 4,000 कमा रहा है, दिन का 5,000 कमा रहा है, दिन का 10,000 कमा रहा है, तुमको लग रहा है। अब दिन का 10,000 मतलब वो 26 दिन 25 दिन काम करेगा तो कितने दिन, कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। वो रेंट ही दे रहा है 70,000 रुपए। उसका एसी वेसी का पूरा बिल मिला करके ही आ रहा है 50-60 हजार रुपए। उसका ह्यूमन रिसोर्स ये 30-40 हजार रुपए का। तो बताओ 70,000 रुपए, 60,000 रुपए, 1,30,000 रुपए, और ह्यूमन रिसोर्स 25-30 हजार रुपए का, 1,60,000 तो यहीं घुस गया। फिर लोन उठाया होगा 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, उस पर ब्याज दे रहा है, करके 2.5 लाख रुपए तो कमा रहा है। 2 लाख रुपए महीने का तो फिक्स खर्चा है, ऊपर से रॉ मटेरियल का खर्चा अलग, मेंटेनेंस का खर्चा अलग, एक्सपेंशन का खर्चा अलग, और अपनी जवानी बर्बाद कर रहा है उसका खर्चा अलग। ये सब कैलकुलेट करो तो पता चलता है लॉस में। लेकिन अपन को क्या दिखता है? सब हरा हरा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप से वन साइडेड देखोगे और आपको लगेगा ये काम कर दो, इसलिए तो लोग फेल होते हैं। तो यू मस्ट व्हाट दोस्तों, पूछो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्या, और देखो इवैल्यूएट करो उसकी रिलायबिलिटी। कंसिडर वेदर एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन बिकम अवेलेबल सिंस द डेट ऑन विच मैनेजमेंट मेड इट्स असेसमेंट। रिक्वेस्ट WR फ्रॉम मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG रिगार्डिंग देयर प्लान फॉर फ्यूचर एक्शन एंड फीजिबिलिटी ऑफ दीज प्लान्स। शिपा। तो यहां पर बोल दिया गया भैया एडिशनल प्रोसीजर ये है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, पक्का। तो वापस से आते हैं, एडिशनल प्रोसीजर क्या क्या है। पहला, मैनेजमेंट ने परफॉर्म नहीं किया तो बोलो परफॉर्म करेगा, उनको एवेल्युएट करो, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखो, कोई एडिशनल फैक्टर तो वो देखो, और क्या ले लो? WR। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर आपके सामने प्रोसीजर आए तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। अगर आपसे क्या पूछ लिया? एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, तो आपका आंसर क्या होगा? ये होगा। उसमें होगा any 6। क्या करोगे इसमें? एनालाइज एंड डिस्कस व्हाट दोस्तों? कैश फ्लो, P&L एंड अदर रिलेवेंट फैक्टर्स। एनालाइज एंड डिस्कस एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रीड द टर्म्स ऑफ डिवेंचर एंड लोन अग्रीमेंट, ठीक है। उसके रीडिंग द मिनट्स ऑफ द मीटिंग, इंक्वायरिंग द एंटिटीज लीगल काउंसिल,
इवेल्युएटिंग द एंटिटीज प्लान टू डील विद अनफिल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, समझ में आए, कंफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ बोरोइंग, ऑब्टेनिंग एंड रिव्यूइंग रिपोर्ट्स ऑफ रेगुलेटरी एक्शन, डिटरमाइनिंग द एडिक्वेसी ऑफ सपोर्ट ऑफ एनी प्लान डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। ये सब क्या है बताओ? एग्जाम्पल्स है। क्या ये बात समझ में आ रही है? पक्का? तो इसमें एनी 6 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं। कोई भी डाउट? ऑडिटर कंक्लूजन रिपोर्टिंग, क्या बोल दिया गया यहाँ पे? ऑडिटर ने क्या करना है? ऑडिटर से कंक्लूड वेदर मटीरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट रिलेटिंग टू इवेंट और कंडीशन that individually or collectively may cast significant doubt on entity's ability to continue as a going concern. A material uncertainty exists when the magnitude of its potential impact and the likelihood of occurrence is that an auditor judgment appropriate disclosure of the nature and implication of the uncertainty is necessary. चलिए फिर क्या दिया है? If auditor has doubt regarding going concern assumption, अगर ऑडिटर को डाउट है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए, इवैल्यूएट करना चाहिए। अब इवैल्यूएशन में 3 चीजें निकलेंगी, या तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, या तो इनएप्रोप्रिएट है, या तो क्वेश्चन अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है। अगर एप्रोप्रिएट है गोइंग कंसर्न, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत हल्का फुल्का है प्रॉब्लम, बट उसे मैनेज किया जा सकता है, तो ठीक है। ऑडिटर क्या करेगा भैया? अगर मैनेज किया जा सकता है तो वो क्या करेगा? वो बोलेगा ठीक है भैया, आप आस्क मैनेजमेंट टू डिस्क्लोज द सेम, कि भैया कुछ थोड़ा थोड़ा लफड़ा है, मैनेजमेंट को बोलेंगे डिस्क्लोज कर दो और खत्म करो। अब मैनेजमेंट या तो डिस्क्लोज करेगा या तो डिस्क्लोज नहीं करेगा। अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता तो अपन क्या देंगे? क्वालिफाइड। और डिस्क्लोज करेगा तो माहौल खींचना पड़ेगा, इसके लिए क्या देंगे? EMP। व्हाट इज EMP? एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ। हो सकता है कि भैया गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट ही है, ऐसे ही एप्रोप्रिएट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भैया क्लीन रिपोर्ट दे देंगे। बोलो, गोइंग कंसर्न इनएप्रोप्रिएट है, गोइंग कंसर्न हो ही नहीं सकता है। अब इसके बारे में अपन बोलेंगे कि भैया क्या करो? डिस्क्लोज करो। उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया, अपन क्या दे देंगे? एडवर्स। नेक्स्ट क्या है? गोइंग कंसर्न क्वेश्चन इज नॉट रिजॉल्व। वो गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन क्या नहीं हुआ है? रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज सच फैक्ट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे फैक्ट को? आंसर आया यस, तो EMP। और अगर आंसर आया क्या दोस्तों? नो, तो फिर अपन क्या देंगे? मॉडिफाइड। बोल दो ना जरा, आया समझ में? पक्का? अच्छे से। चलो नेक्स्ट पढ़ेंगे दोस्तों, इम्प्लीकेशन फॉर ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में क्या होगा? अगर पहला केस क्या है? यूज ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस इज इनएप्रोप्रिएट। ऊपर जो अपन ने टेबल में पढ़ा वही अब नीचे पढ़ने वाले हैं। पढ़ो जल्दी से, बताओ पहला पॉइंट क्या बोला है? क्या बोल रहा है? ओके, अगर क्या है बताइए? गोइंग कंसर्न कैसा है? इनएप्रोप्रिएट है, और ऑडिटर के जजमेंट में मैनेजमेंट का यूज ऑफ गोइंग कंसर्न जो है वो सही नहीं है। मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है, तो अपन यहाँ पे कैसा ओपिनियन दे देंगे दोस्तों? एडवर्स। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है? अगर मान लीजिए भाई आपने गोइंग कंसर्न बेसिस पे क्या किया? अकाउंटिंग किया जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है, तो मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे
कि भाई लिक्विडेशन बेसिस पे बना। ऑडिटर may be able to perform an audit of those financial statement provided that auditor determine that other basis of accounting is acceptable in the circumstances. The auditor may be express unmodified opinion provided there is adequate disclosure. मतलब उसने बनाया कौन से फॉर्म पे, लिक्विडेटेड फॉर्म पे बनाया, तो उस हिसाब से सही किया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑडिटर कैसा देगा, अनमॉडिफाइड देगा। लेकिन इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या होना चाहिए, डिस्क्लोजर होना चाहिए। ओके और साथ ही साथ ऑडिटर ने अगर डिस्क्लोजर मैनेजमेंट ने दिया है तो ऑडिटर क्या करेगा बताइए, EOMP पैराग्राफ भी क्या करेगा, डालेगा। क्या ये बात समझ में पक्का? चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे। क्या लिखा है, इफ एडिक्वेट डिस्क्लोजर अबाउट मटीरियल अनसर्टेनिटी इज मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दिया गया है क्या कि मटीरियल अनसर्टेनिटी मौजूद है, ऑडिटर को क्या देना चाहिए, अनमॉडिफाइड ओपिनियन। और साथ ही साथ ऑडिटर को एक अपन ने क्या पढ़ा अलग से सेक्शन मुर्गा, याद आ रहा है, मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न अजम्पशन, ड्रॉ अटेंशन टू द नोट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिस्क्लोजेस द मैटर and state that these event or condition indicate that material uncertainty there is, may cast a doubt on the entity's ability to continue as a going concern, कि इन कारणों से एंटिटी शायद आगे जाकर के चल नहीं सकती। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये कब करेंगे, जब मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देगा। प्रॉब्लम ये मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो फिर अपन अनक्वालिफाइड तो नहीं देंगे, यहाँ पर कैसे देना पड़ेगा, क्वालिफाइड या एडवर्स, क्योंकि तुमने डिस्क्लोजर नहीं दिया। क्योंकि ट्रू एंड फेयर व्यू के लिए PRD, D फॉर डिस्क्लोजर, वो भी जरूरी है। In the basis for qualified or adverse section of the auditor report state that material uncertainty exists that may cast a doubt on the entity ability to continue as a going concern and financial statement do not adequately disclose this matter. आपको ये बात अलग से वहां पर लिखना पड़ेगा। बोलो, मतलब मुर्गा में कब लिखोगे, जब मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया है, किया, तब आपको मुर्गा में लिखना है। और जब मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया तो तुम तो वैसे भी अनक्वालिफाइड क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहा हूं, तो आपको बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में लिखना पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, नहीं आया, नहीं आया, ओके सुनेंगे वापस। अगर मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज कर दिया है कि भैया हमारा गोइंग कंसर्न में मटीरियल अनसर्टेनिटी है, तब हम कुछ तो कर नहीं सकते, थोड़ी ना एडवर्स लिख दोगे, तुम तो अनक्वालिफाइड ही लिखोगे, क्योंकि जो मैनेजमेंट ने करना चाहिए था वो सब ठीक ठीक किया है, तो आप क्या करोगे, अनक्वालिफाइड दोगे। लेकिन वो मुर्गा वाले सेक्शन पे बता दोगे कि कौन से नोट पे जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वहां पर तुमको क्या मिल जाएगा, लिखा हुआ मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ने मटीरियल अनसर्टेनिटी के बारे में नहीं बताया, मतलब ये मैनेजमेंट ने गलत किया, तो फिर तुमको क्या देना, क्वालिफाइड और एडवर्स। उस क्वालिफाइड और एडवर्स पैराग्राफ का जो अपन बेसिस लिखते हैं, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, उसमें लिख देना कि जस्ट बिकॉज गोइंग कंसर्न में मटीरियल अनसर्टेनिटी है और मैनेजमेंट ने इसके बारे में बताया नहीं है, इसीलिए मैं क्या दे रहा हूं, एडवर्स या क्वालिफाइड, जो भी तुम दे रहे होगे। समझ में पक्का अच्छे से? अब सुनना ध्यान से, एक और बात बता रहा हूं, जब भी मैनेजमेंट कोई बात लिखता है और उसमें अपन को ध्यान खींचना होता है, तो अपन एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, EMP। यहां पर पे भी EMP ही आता, यहां पर पे भी क्या आता, EMP। आज से 2 साल पहले तक मैं EMP ही पढ़ाता था, लेकिन अभी मैंने क्या बोल दिया, मुर्गा। क्यों बोला, क्योंकि गोइंग कंसर्न के सवाल के लिए एक अलग से वहां पर एक दिया है, जगह दी है,
तो फिर ईएमपी में क्यों लिखोगे तुम? फिर तो तुमको मुर्गा में ही लिखना पड़ेगा। 2 साल पहले तक के वो जगह नहीं थी, तो मैं कहाँ लिखता था? ईएमपी में। और मैं बच्चों को बोलता था बेटा ईएमपी में लिखेंगे, लेकिन क्योंकि अब जगह दे दी गई है तो मुझे कहाँ लिखना पड़ेगा? मुर्गा में। समझ में आया? कम्युनिकेट विद TCWG खुद पढ़ो, और जो बात मैंने समझाई है आपको लगता है आपके लिखने लायक है तो हिंदी में वहीं लिख लो अपने शब्दों में। समझ में आया? और कम्युनिकेट विद TCWG भी पढ़ लो एक बार। बताइए, लिख लिया क्या आपने? चलिए, कम्युनिकेट विद TCWG पढ़ लिया क्या? तो ये था किसके बारे में दोस्तों? डेट इज अबाउट द गोइंग कंसर्न। ठीक है, कुछ एक दो चीज़ें अपन ने नहीं पढ़ी है, जैसे कि रैप एंड रिलेटेड एक्टिविटी, ये वैसे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो एक बार फिर भी। पेज नंबर कहाँ पर है? 119 में पढ़ो क्या लिखा है। रैप, रैप कौन करता है? ऑडिटर। और ये सबसे पहले करता है बाद में करता है? सबसे पहले रैप करेगा तभी तो फैप करेगा। क्या कर रहे हो बेटा? पहले रैप करता फिर क्या करता है बताइए? फैप करता है। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा बताइए? रैप करेगा। तो व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एज रिक्वायर्ड बाय ऐसे 315, ऑडिटर शैल कंसीडर देयर इज अ इवेंट दैट कैन हैव सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटी एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। In so doing, the auditor shall determine whether management has already performed a preliminary assessment. या management ने खुद किया। If such an assessment has been performed, auditor shall discuss the assessment with the management and determine whether management has identified what the event or condition that individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. If such an assessment has not yet been performed, the auditor shall discuss with what beta? Management the basis of intended use of going concern of accounting and inquire the management whether event or condition exists individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern. समझ में आया? पक्का? चलो, इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? क्वेश्चंस मिल जाएंगे दोस्तों। पेज नंबर 175 में पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रिलेवेंट ऐसे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न कैसे पता चलेगी? तो इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिया उन्होंने। ये करोगे तो इससे क्या समझ में आ जाएगी? एप्रोप्रिएटनेस। वही जो एग्जांपल में NE6 मैंने याद करने के लिए बोला था। नेक्स्ट थिंग क्या है? एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू रिएक्ट टू द फॉलोइंग सिचुएशन। ठीक है, TT Limited has suffered recurring losses due to steep fall in the production and has negative net worth. Its production head and expert has also left the company. Reply of the management is inadequate to these development and there is no sound action plan to mitigate these situation. तो भैया अगर ऐसा लग रहा है कि गड़बड़ है तो ऐसे ही लेंगे कि जिसमें देखेंगे कि क्या एंटिटी को बचाया जा सकता है। अगर लग रहा है मटीरियल अनसर्टेनिटी है तो अपन किसको बोलेंगे? मैनेजमेंट को कि ये बात क्या करो, डिस्क्लोज करो। वो डिस्क्लोज कर देंगे तो अपन मुर्गा में बता देंगे, और डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो अपन क्या दे देंगे? क्वालिफाइड या एडवर्स। याद आ रहा है ये सब?
फिर क्या बोला गया, ऑन द बेसिस ऑफ विच अजम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी आर प्रिपेयर्ड, आल्सो डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग व्हाट दोस्तों, गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बीइंग एन ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों वो यहाँ पर दिया भी हुआ है। कहाँ पर दिया है, कहीं दिया है क्या ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया है? नहीं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटर, ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं तो दिया होगा यार। यही लिया होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ही अपन ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो ये वाला आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर पेज 119, हाँ हाँ वही चीज़ है, इसीलिए ये अपन को गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्या, पेज 119, ये आंसर गलत है। वो ऑब्जेक्टिव ऑफ 580 दे दिया यहाँ पे, गलती से बनाते समय कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो ये मेरी गड़बड़ी होगी या आईसीआई की गड़बड़ी होगी, क्योंकि मैंने बनाए नहीं है आंसर्स, मैंने तो कॉपी पेस्ट किए हैं। तो पता नहीं, टाइपिंग एरर हो नहीं सकती है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि एकदम जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है ना एकदम, ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर आर एज पर ऐसे 570 और वहाँ से उठाया है। तो हो सकता है वो मॉड्यूल में या उसी में ही गलती हुई होगी, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन को उठाया गया, आरटीपी में 19 से उठाया गया, हो सकता है वहाँ पे कुछ गड़बड़ी होगी। ठीक है, चल। प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन गोइंग कंसर्न अजम्पशन। तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो वही है सारा एनालिसिस एंड डिस्कसिंग विद कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह वही है, ठीक है। फिर यहाँ पर किसके बारे में दिया गया है, एग्जाम्पल्स। प्रोसीजर टू बी परफॉर्म में अगर अपन बात करें, अच्छा प्रोसीजर पूछा है क्या, ओके। प्रोसीजर टू बी परफॉर्म इन एक्सप्रेसिंग, तो प्रोसीजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर लिख सकते हैं इन्होंने, लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लिख करके दिया है, बट आप चाहें तो वही बात वही हो जाएगी, प्रोसीजर लिखो या उसका एग्जाम्पल लिखो, डिपेंडिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। स्पेसिफिकली एग्जाम्पल का अगर आएगा तो फिर अपन क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल ही लिखेंगे। हाँ हाँ वही चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, चल। चलो, हाँ क्रेडिट, चलो। तो अगर अपन बात करें दोस्तों, क्या प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय द ऑडिटर, क्या कंसेप्ट है दोस्तों, कि भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्रोसीजर में आपको एग्जांपल्स भी आप दे सकते हो और प्रोसीजर्स भी, आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। चलो, फिर यहाँ पर दिया हुआ एक क्वेश्चन और, ठीक है। क्या बोला है, एबीसी कंपनी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट अनलकी कंप्यूटर फॉर कंपनी फॉर रुपीज कितना, 5 crore. The attorney of unlucky company feels that the suit is without merit. So unlucky company merely discloses the existence of lawsuit in the notes accompanying in the financial statement. As an auditor of unlucky company, how will you deal with the situation? कैसे आप situation से deal करेंगे? तो यहाँ पर AS 29 के बारे में दिया, जो कि मुझे लगता है आपकी कोई खास काम करनी है। आपका मेन आंसर स्टार्ट होगा यहाँ से 570 से, ठीक है, चलो।
फिर एयरलिफ्ट लिमिटेड के बारे में रिपोर्टिंग के बारे में दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ सकते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग के बारे में अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर अगर अपन बात करें तो कैसे डील करना है सिचुएशन से, उसके ऊपर है अगेन, ठीक है, कि भैया कंपनी क्या बहुत हालत ख़राब है, गाइड करना है एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो वो चीज़ है। वाइल एग्जामिनिंग गोइंग कंसर्न व्हाट इंपॉर्टेंट इंडिकेशन टू बी वैल्यूड, तो वो अपन ने देखा हुआ है, कौन से फाइनेंशियल वाले, ये देखा है कि नहीं, यस ये इंडिकेशंस है ना और फैक्टर्स हैं, दिख रहा है आपको, इवेंट्स और कंडीशन दैट में कास्ट आउट, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वहाँ पे अगेन ये चीज़ लिखी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है ना, यस और नो, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे पेज नंबर कौन सा है 120, और वहाँ पे लिखना चाहिए आंसर नंबर 8, या पेज 120 लिख दो, वहाँ पे लिख दो क्या, पेज 120 में जाके आंसर नंबर 8। A company net worth is eroded, बर्बाद हो गई, trade payables are unpaid due to liquidity constraint. The management represent to the statutory auditor that promoter wife is expected to give an unsecured loan to meet the liquidity constraint, and the negotiation are underway to secure large export order. तो ये हो क्या रहा है कि कंपनी एकदम बर्बादी की राह पर चल रही है, लेकिन हाँ ये बातचीत हो गई है कि जो डायरेक्टर की वाइफ है वो एक अनसिक्योर्ड लोन देगी जिसके लिए कुछ सिक्योरिटी नहीं देना, उसकी दम पे हम एक एक्सपोर्ट सेल का ऑर्डर ले लेंगे। तो क्या इसके दम पे गोइंग कंसर्न को बचाया जा सकता है? तो ये तो अभी हम बोल नहीं सकते क्योंकि डिपेंड करेगा किसके ऊपर, सिचुएशन फ्यूचर के ऊपर, वही चीज बोले। इन दिस केस इट इज सब्जेक्टिव बट प्राइमा फेसिया mere expectation to future outflow from the promoter wife without any firm commitment and possibility of an export order being negotiated may not be the SAE for mitigating for resolving what दोस्तों गोइंग कंसर्न क्वेश्चन। बट इससे गोइंग कंसर्न का क्वेश्चन खत्म हो जाए ऐसा बोलना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। अरे आया कि नहीं आया? प्रोसीजर क्या परफॉर्म करने पड़ते हैं, अगेन प्रोसीजर पूछे, अब आप प्रोसीजर के यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं, प्रोसीजर भी लिख सकते हैं। कोई भी डाउट? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आए हैं? प्रोसीजर, सिंपल। तो ऐसे हमारा क्या हो गया बेटा, 500 हो गया, 501 हो गया है, 505 हो गया है, 510 हो गया है, 520, 30, 40 तो है भी नहीं, 50 है, 60, 70, 80, तो कौन सा बचा है? 550 आएंगे दोस्तों, 550 देख लेते, छोटा सा ही स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा पढ़ा देगा मैंने। अच्छा इसलिए ज्यादा लग रहा है, ओके चलो। छोटा सा ऐसे कुछ खास नहीं ऐसे में, नलायक। चलो पेज 149 पे आएंगे, छोटा सा ऐसे, ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, ध्यान से समझेंगे। 149 बेटा, चलिए आएंगे, क्या दिया ऐसे 550, नाम क्या बोलेंगे? व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? तो आपको बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इंसानों के होते हैं रिलेटिव, इंसानों के क्या होते हैं बताइए? रिलेटिव। और जो हमारी कंपनीज होती हैं उसकी पता है क्या होती है बताइए? रिलेटेड पार्टीज। तो जो कंपनी होती है बेटा, कंपनी की होती है रिलेटेड पार्टीज, और इंसानों के क्या होते हैं बोलो? रिलेटिव्स होते हैं। और यहां पर हम बातें किसकी करने वाले हैं? रिलेटेड पार्टी की। तो एक्चुअली में अपन किसकी बात करने वाले हैं? कंपनीज की। किसकी बात करने वाले हैं छिछोरों? कंपनीज की। तो अब होता यह है कि भाई जो कंपनी है वो कंपनी अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रही है, अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंतर्गत होता ही है दोस्तों कि अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है तो ऐसे केस के अंतर्गत बेसिकली वहां पर फ्रॉड होने की गुंजाइश ज्यादा है, ये मानी जाती है। किसकी गुंजाइश? फ्रॉड होने की गुंजाइश वहां पे क्या है? ज्यादा है, ये माना जाता है। सर क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई कंपनी का काम ही है एक तरीके से फ्रॉड करना, ये माना ही जा रहा है भाई। और फ्रॉड करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब हम क्या करें, बताओ ना, हम क्या करें?
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दें, तो अगर मैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर दूंगा ऑटोमेटिकली कंपनी के साथ क्या हो जाएगा भाई, फ्रॉड, मतलब आज अगर मेरे को फ्रॉड करना आसान नहीं हो जाएगा। कैसे भाई, मैंने सेल्स रिकॉर्ड की, नेक्स्ट ईयर उसको क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया, नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दिया मैंने, अगर मान लीजिए, तो भाई वो सेल्स रिटर्न अगर मैंने अगले साल किया है तो इस साल अपनी सेल दिखा दी, अगले साल सेल रिटर्न दिखा दिया। ये मैं तभी कर पाऊंगा जब ट्रांजैक्शन में किसके साथ कर रहा हूंगा, रिलेटेड पार्टी के साथ। साथ ही साथ ये जो कंपनियां होती है ना, ये कंपनियों में पैसा किसका लगा होता है, जनता का। और इसे मैनेज कौन करता है, हाँ कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कौन करता है, कोई ना कोई डायरेक्टर, मतलब पैसा लगाने वाला कोई और, मैनेज करने वाला कोई और। तो जो मैनेज करता है ना, वो उसे ऐसा मैनेज करता है जिससे फायदा खुद का हो, जैसे कि सत्यम ने किया। तो आज ये लोग क्या करते हैं, ये लोग कंपनी के अंदर ही बैठे रहते हैं और इन्हें पता है कि पैसा किसका लग रहा है, पब्लिक का लग रहा है, तो ये पब्लिक से पैसा लेकर के अपना पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अब ये क्या करेंगे, तो इसके लिए भी ये क्या करते हैं, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अपने बेटे की कंपनी को बहुत महंगे में खरीद लिया, सस्ते में लोन दे दिया बेटे की कंपनी को, बेटे को सस्ते में लोन दे दिया। तो ये जो ये काम कर रहे हैं, ये काम क्या करते हैं बताइए, गड़बड़ काम करते हैं। और इस वजह से नाम जो है या फिर काम जो है या पैसा जो है वो किसका खराब होता है, पब्लिक का। तो इसलिए हमारा बीइंग एन ऑडिटर पैनी नजर रखना जरूरी है, किसके ऊपर, रिलेटेड पार्टीज के ऊपर। तो क्या है रिलेटेड पार्टी, पढ़िए और समझाएं। अ पार्टी दैट इज रिलेटेड एज डिफाइंड इन एप्लीकेबल एफआरएफ ऑन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज गिवन इन एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर issued by ICI will be applicable for the purpose. A person or other entity that has a control or significant influence directly or indirectly through one or more intermediary over a reporting party. एक इंसान का कंट्रोल है डायरेक्टली एंड डायरेक्टली, एक या एक से ज्यादा इंटरमीडियरी के ऊपर, ओवर दी रिपोर्टिंग एंटिटी या अनदर एंटिटी ओवर विच रिपोर्टिंग एंटिटी हैज अ कंट्रोल। मतलब या तो मैं उसे कंट्रोल कर रहा हूं, रिलेटेड पार्टी, वो मुझे कंट्रोल कर रहा है, तो भी रिलेटेड पार्टी। हम दोनों किसी और के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं, तो भी रिलेटेड पार्टी। या सभी क्लोज मेंबर्स हैं, ओनर्स जो है, रिलेटेड पार्टी। कॉमन की मैनेजमेंट है, रिलेटेड पार्टी। अब इस रिलेटेड पार्टी को लेकर के अगर हम बात करें तो ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है, प्लीज पढ़ के आप ही मुझे समझाएंगे ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है। बताइए क्या लिखा है, पहला पॉइंट, ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसे फ्रॉड रिस्क फैक्टर को रिकॉग्नाइज करना है, जो किससे आएगा, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से, जिससे हमें समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे क्या हो सकता है, रॉमा। भाई इन्होंने क्या कर दिया, लोन विदाउट सिक्योरिटी दे दिया, इन्होंने सेल्स बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे कर दिया, इन्होंने फॉर एग्जाम्पल क्या कर दिया, इन्होंने जो लोन लिया है उस पर हैवी इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। तो सब फ्रॉड रिस्क फैक्टर ही रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट, टू कंक्लूड कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है वो इन रिलेशनशिप के कारण भी ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, ये देखना है, अपना काम है ये। एंड ये क्या नहीं होने चाहिए, मिसलीडिंग होने नहीं चाहिए। नेक्स्ट, in addition where applicable FRF establishes related party requirement to obtain SAAE about whether related party relationship and transaction have been appropriately identified, accounted and disclosed in the financial statement in accordance with framework.
समझ में? ये काम अपना ऑब्जेक्टिव है, ये अपना क्या बोलो, ऑब्जेक्टिव। कोई भी डाउट है इसमें? पक्का? अगर देखा जाए तो एक माइन्यूट डिफरेंस है। पहला तो ये बोला कि अचीव कर रहा है फेयर प्रेजेंटेशन और मिसलीडिंग नहीं है। दूसरे में बोल रहा है कि जो एप्लीकेबल एफआरएफ है, एप्लीकेबल एफआरएफ कौन सा है? AS18। जो AS18 है उसके हिसाब से आपने रिलेटेड पार्टी की सारी रिक्वायरमेंट, सारा जो जैसा डिस्क्लोज करना चाहिए वैसा किया कि नहीं किया। तो पहला बात करें डिस्क्लोजर और एएस की, थर्ड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बात करें ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके कारण कहीं इंपैक्ट तो नहीं हो गई। समझ में आया? चलो, अब इसके लिए आपको सबसे पहले ये काम करना है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो आपने सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? अंडरस्टैंड द एंटिटीज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। ऑडिटर को इंक्वायर करना पड़ेगा रिगार्डिंग दी आइडेंटिटी ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। आपने देखना है कौन कौन सी रिलेटेड पार्टी है, और साथ ही साथ ये भी देखना पड़ेगा कि ये जो रिलेटेड पार्टीज है ये पिछली बार कौन कौन सी थी। क्यों ये देखना है पिछली बार कौन कौन सी थी? नहीं, पिछली बार अगर कोई रिलेटेड पार्टी थी और इस बार नहीं है तो अपन को पता चल जाएगा पिछली बार की इस बार क्यों नहीं है। तो अपन एक बार देखेंगे भाई क्या हुआ ट्रांजैक्शन, इस बार कहीं छुपाने की कोशिश तो नहीं की है। अरे मेरे को कहां से पता चलेगा कौन किसका रिलेटेड पार्टी है? पता रहेगा क्या? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप कैसे पता करोगे? नहीं पता कर सकते। आप मुझे बताओ, दिन रात आपके साथ बैठता हूं, रोज 1-1.5 घंटा, कुछ बच्चों के साथ 3-4 घंटा रोज हूं मैं। आपको पता है कि मेरी कहाँ कहाँ और पार्टनरशिप फर्म है, कौन कौन सी कंपनी में पैसे लगाए, कहाँ कहाँ मैं KMP हूँ, क्या हूँ, नहीं पता ना आपको। तो सेम किसको नहीं पता रहेगा? मैनेजमेंट का भी ऑडिटर को पता नहीं रहेगा। अब ऑडिटर को पता नहीं रहेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए जो ऑडिटर है भाई, ऑडिटर क्या करेगा? कंपेयर करेगा पिछले साल का इस साल, पिछले साल जो जो क्या थे रिलेटेड पार्टी थे, इस साल है या नहीं है। अगर नहीं है तो ऐसा कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया कि उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया गया, या पिछली बार जो नहीं था और इस साल हो गया तो पिछले साल क्यों नहीं था, सब पता करना पड़ेगा। यही तरकीबें लगानी पड़ेगी। तो भैया अपन क्या करेंगे? उसके नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखेंगे। क्या नेचर ऑफ रिलेशनशिप है? होल्डिंग है, सब्सिडरी है, KMP है, क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर है, क्या है, देखना पड़ेगा। एंड वेदर एंटिटी एंटर इनटू एनी ट्रांजैक्शन, तो आपको उसका टाइप एंड क्या बताना पड़ेगा? पॉरपॉश। आया समझ में? चलिए, ऑडिटर को इसके लिए इंक्वायर करना पड़ेगा किससे? मैनेजमेंट से। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वगैरह लगाना पड़ेगा, और मैनेजमेंट से पता लगाना पड़ेगा कि भाई आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट विद द रिलेटेड पार्टी, ऑथराइज एंड अप्रूव सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन एंड अरेंजमेंट आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। समझ में आया? नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं भाई? आइडेंटिफाई ऑफ एंटिटीज रिलेटेड पार्टी। डीड पार्टी नहीं बेटा, कौन सी पार्टी? रिलेटेड पार्टीज। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? चलो आप ही मुझे बताइए। वेरी गुड, मैनेजमेंट से बातचीत करके। ठीक है, पढ़ेंगे एक बार क्या लिखा हुआ है यहां पर, जल्दी पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? पढ़िए, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं? वेर एप्लीकेबल FRF एस्टैब्लिश। एप्लीकेबल FRF कौन सा है?
अगर उसने स्टैब्लिश कर दिया है क्या रिलेटेड पार्टी रिक्वायरमेंट, तो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एंटिटीज identify entity related party is likely to be readily available because entities information system will need to record. अगर AS18 बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारे रिलेटेड पार्टी के बारे में, तो जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होगा किसका, मैनेजमेंट का, उसमें ऐसी सारी व्यवस्था की गई होगी जिससे रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। इंफॉर्मेशन सिस्टम समझता है तुमको, सॉफ्टवेयर, इसीलिए तुमको पहले ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट पढ़ाया, समझ में। विल बी नीड टू रिकॉर्ड प्रोसेस समराइज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का। चलो, तो पहले आपको क्या देखना है, आपका AS18 में अगर बोला गया तो आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम में होगा, आपको उसी को ही चेक करना है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करो, क्या बोला है, क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इज देयरफॉर लाइकली टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी चेंजेस फ्रॉम द प्रायर पीरियड। आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, कौन कौन से पिछले बार थे और अब नहीं है, कौन से ऐसे हैं जो नहीं थे और अब हैं, समझ में। चलो, थर्ड पॉइंट फालतू पॉइंट है, वैसे अपने लिए एज सच काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा है ही नहीं। However, where framework does not establish related party requirement, हमारे फ्रेमवर्क में तो है, AS18 है, लेकिन उन्होंने दूर की सोचा। सोचो किसी दिन AS18 डिलीट कर दिया तो क्या होगा, तो फिर आपको द एंटिटी may not have such information। अगर नहीं होगा तो एंटिटी की वजह से ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो तुमको क्या करना होगा, अरे बोलो ना, फिर तुमको निकालना पड़ेगा। अगर इंफॉर्मेशन सिस्टम में नहीं है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि डिलीट कर दिया किसने, AS18 को डिलीट कर दिया, तो अब मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन रखने की जरूरत नहीं है, तो मैनेजमेंट रखेगा नहीं तो ऑडिटर को पता चलेगा नहीं, तो ऑडिटर को फिर क्या करना है, तो वो ये करना है। Under such circumstances, it is possible that management may not be aware of the existence of all related parties. Nevertheless, the requirement to make the inquiry specified above still applies because management may be aware of the party that meet the related पार्टी डेफिनेशन। तो बोले मैनेजमेंट से क्या करूं, इंक्वायर करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम में तो नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट को तो सब पता है। यस, बिल्कुल सही है। तो ICICI बैंक की अगर हम बात करें, चंदा कोचर जो है, उन्होंने अपने ही हस्बैंड की कंपनी को क्या दिया था, लोन दे दिया था। अब बैंकर अनसिक्योर्ड लोन दे दिया, जिसकी वजह से ICICI भी डूबा थोड़ा, और उनकी कंपनी थी वीडियोकॉन, जो कि खत्म ही हो गई है। बेटा आया कि नहीं आया, दैट इज अ पॉइंट। अब कैसे पता चलेगा बेटा, क्या इंस्पेक्ट करोगे कि आपको पता चल जाए, तो पढ़ो अब। बताओ क्या पता करोगे कि पता चल जाए, जल्दी देखो ना, बताओ ना। उसमें फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम लिखते हैं ना ठीक है, उससे भी पता चलेगा। साथ ही साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स पता चलते हैं। हो गया, नेक्स्ट। आंटी चलिए बताएंगे, बताइए। फर्स्ट पॉइंट समझ में है, एंटिटी का इनकम टैक्स रिटर्न। दूसरा, इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द एंटिटी टू रेगुलेटरी अथॉरिटी। रेगुलेटरी अथॉरिटी को आपको बताना पड़ता है, जैसे MCA को बताना पड़ेगा, आपको बेसिकली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। फिर है क्या, इन्फॉर्मेशन शेयर होल्डर रजिस्टर टू आइडेंटिफाई एंटिटी प्रिंसिपल शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के रजिस्टर में रहता है टॉप हमारे शेयर होल्डर्स कौन कौन से। स्टेटमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG। रिकॉर्ड ऑफ एंटिटीज इन्वेस्टमेंट एंड उन्होंने कहाँ लगाया पैसा। कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट विद की मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट नॉट इन द एंटिटीज कोर्स ऑफ बिजनेस।
स्पेसिफिक इनवॉइसेज एंड करस्पॉन्डेंस फ्रॉम एंटिटीज प्रोफेशनल एडवाइजर। अच्छा ये 9th वाला पॉइंट नहीं समझ में आया। नहीं, लेकिन अपन काई के लिए कर रहे हैं, अपन पढ़ क्या रहे हैं, ऊपर पढ़ो ना, अपन ही काई के लिए पढ़ रहे हैं। He may inspect the following record that may have information about related party relationship. नॉमिनी का नाम बेटा, कहाँ आप लोग इधर उधर इंश्योरेंस में जा रहे हो? आप मुझे बताओ, मैं मरूंगा तो पैसा किसके नाम पे छोड़ के आऊंगा? नॉमिनी ना, नॉमिनी कोई मेरा सगा संबंधी होगा ना, तो इससे आपको मेरे किसके बारे में पता चल जाएगा? रिलेटेड पार्टी। अरे यार आया कि नहीं आया? एक चचा ने अपने पड़ोसी के नाम पे क्या कर दिया बेटा? हाँ बताओ, उन्होंने नॉमिनेशन भर के गया तो क्या समझ में आ रहा है? हाँ वैसी बात है, ठीक है। तो पड़ोसी के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है, अब बस वो पता करना ही रिश्ता क्या कहलाता है। अरे आया कि नहीं आया? तो ऑन दैट बेसिस अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर आपको नॉमिनेशन से यही पता चलेगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएटेड बाय एंटिटी, इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट, डॉक्यूमेंट एसोसिएटेड विद एंटिटी फाइलिंग विद और दोस्तों दैट इज हमारा सिक्योरिटी रेगुलेटर एग्जाम्पल प्रोस्पेक्टस। तो अगर हम बात करें दोस्तों तो ये सारा क्या है बोलो, ये रिकॉर्ड्स है जिनके थ्रू हमें क्या पता चलेगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। बोलो शिपा पक्का। चलिए नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या दिया हुआ है? ओके, इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड और अनडिस्क्लोज आरपी, कोई आरपी ऐसा है जो कि आपको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। किसने नहीं किया होगा? किसको करना था? मैनेजमेंट को करना था, लेकिन मैनेजमेंट ने किया नहीं है। अब मैनेजमेंट ने अगर नहीं किया डिस्क्लोज तो ऑब्वियस ही बात है, लेकिन वो आपने पता लगा लिया, तो अब आप क्या करोगे? मैनेजमेंट से पूछेंगे भाई तूने क्यों नहीं बताया मेरे को, और मेरे को कैसे पता चल गया? वो बोला इंटरनल कंट्रोल ठीक नहीं है। भाई हमें डाउट हो रहा है, तुम्हारे इंटरनल कंट्रोल के ऊपर भी और तुम्हारे ऊपर भी कि कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि भाई आपने कुछ तो भी गड़बड़ किया है। तो इसीलिए अच्छा, साथ ही साथ अपन से मैनेजमेंट को नहीं बताएंगे, अपनी टीम को भी तो बताएंगे, क्योंकि यार राम नाम का एक इंसान है जो कि रिलेटेड पार्टी है। ये बात अभी किसी को पता ही नहीं थी, क्योंकि हमारे प्लान हमारे प्रोग्राम कहीं पे भी नहीं डला था। तब ये पूरी टीम मेंबर को पता होना चाहिए कि राम के साथ जितने भी प्रकार के ट्रांजेक्शन हुए सारे ट्रांजेक्शन क्या है? रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है। तो प्रॉम्प्टली कम्युनिकेट टू द मेंबर्स, एंगेजमेंट टीम। पहले किसको बता? अपनी टीम को, और फिर बात करो मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट देख भाई मेरे को पता चला है, तेरे को कैसे नहीं पता चला? अरे यस और नो? तो भाई ये अगर इंक्वायर व्हाट दोस्तों, रीजन फॉर फेलियर टू आइडेंटिफाई और डिस्क्लोज आरपी रिलेशनशिप, परफॉर्म एप्रोप्रिएट व्हाट दोस्तों, सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर रिलेटिंग टू न्यूली आइडेंटिफाइड आरपी और सिग्निफिकेंट आरपी ट्रांजेक्शन, reconsider the risk that other RP transaction may exist that has not been previously identified or disclosed. If non-disclosure by management appears intentional, evaluate the implication for audit. बोल दो ना जरा, पक्का समझ में आया? बिल्कुल सही है। अगर आइडेंटिफाइड को क्या नहीं किया, किसने क्या नहीं किया? हाँ, तो प्रॉपर डिस्क्लोजर नहीं दिया तो तुम्हारा नोट्स टू अकाउंट्स बिगड़ गया ना। अब आपको तो किस किस पर देना पड़ता है बताओ? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स तुम्हारा गड़बड़ है तो फिर मैं क्वालिफाइड दे दूंगा, और मुझे लग रहा है बहुत बड़ी चीज है तो मैं क्या दे दूंगा? एडवर्स। बोलो हाँ। ईएमपी में किस बात को? डिस्क्लोज नहीं हुआ उसको आप ईएमपी में कैसे लिख सकते हो? ईएमपी में तो वो चीज आती है जो लिखी हुई है। ओएमपी में इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि ओएमपी में सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। तो तुमने क्वालिफाइड ओपिनियन दिया तो बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन में लिखना ना कि हमने क्यों ऐसा किया। वहां कौन रीजन देगा? तुम क्वालिफाइड लिख के आ गए, रीजन कौन देगा? तो रीजन तो वही दोगे ना। अब उसके लिए ओएमपी एकदम अलग ही चीज है। ओएमपी कोई वो नहीं है कि आप सब्स्टिट्यूट बना लो उसको आप अपना मॉडिफिकेशन का। आपने अगर मॉडिफाई किया तो बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ में मॉडिफिकेशन के बारे में लिखो। ये कुछ तो भी एकदम अलग बात है। जैसे कि याद करो एमपी मैंने तब बताया कि भैया ये 5-8 चीजें 10-15 सब्सिडरी है, इनका ऑडिट मैंने नहीं किया है, इसका कोई मॉडिफिकेशन से ना ही किसी चीज से लेना देना है, तो मैं बोल सकता हूं।
है कि नहीं है? हाँ, नहीं उसको वो तो बिहाइंड द सीन है, बल्कि आपको ये बताना होगा कि मैंने इसको कैसे पकड़ा। मैनेजमेंट को पता ही नहीं था, मैं पकड़ के निकाला इसको। हाँ, मतलब वो हो जाएगा क्या, कैंप, दैट इज की ऑडिट मैटर पैराग्राफ। और वो जो है वो बेसिकली क्या कहलाएगा, वो बिहाइंड द सीन वाला केस है ना, कि मैंने कैसे पकड़ा, मुझे कैसे पता चला, हमने इसको कैसे डील किया, वो कहानी आप वहां लिख सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? यस, कैम में आप लिख सकते हो, लेकिन कैम में से बिहाइंड द सीन लिखोगे ना, कैम में उसके बारे में ओपिनियन थोड़ी ना लिखोगे, मैंने इस पर क्वालिफाइड बोल दिया। इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन। यस, गेटिंग माय पॉइंट? पक्का। इसीलिए 500 सीरीज पहले खत्म नहीं कराई थी। सोचो 500 सीरीज पहले खत्म करा के 700 में जाता, तुम्हारे मन में डाउट ही नहीं आ पाते। अरे समझ में आ रहा है सच में? इसीलिए लिंकिंग वैसी करनी पड़ती। इसलिए मैं 770 570 रोका, 560 रोका, क्योंकि वहां मैं ईएमपी बोलूंगा, तुम सुनोगे हाँ अच्छा कोई पैराग्राफ होता है, सर ने बता दी, लिखते हैं। तुमको उसके पीछे की कहानी नहीं पता ना, क्यों? इसीलिए पहले अपन ने 705 पढ़ा, फिर अपन ने ईएमपी यूएमपी पढ़ा, तो मन में डाउट आ रहे, सर इसको कैम में लिख दे क्या, इसको ईएमपी में लिख दे क्या, इसको एमपी में लिख दे क्या, इसको मुर्गा में लिख दे क्या। नहीं तो पहले सिर्फ क्या होता है, अच्छा एक पैराग्राफ होता है, उतना दिमाग ही नहीं चलता, क्योंकि तुम्हारा देखा हुआ ही नहीं, सुना हुआ ही नहीं, और जब तक वो पढ़ा था तुम ये भूल जाते। इसीलिए ऑडिट इज ऑल अबाउट लिंकिंग, एंड दैट इज व्हाई माय बुक इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एनी अदर बुक, क्योंकि उसे लिंक वैसा किया ना। कई कई इंस्टीट्यूट में स्टैंडर्ड अलग पढ़ाते, ऑडिट अलग पढ़ाते, मेरे को समझ नहीं आता कैसे पढ़ाते, क्योंकि अगर आप रिलेट ही नहीं कर पाओगे स्टैंडर्ड को ऑडिट के साथ, और सही बात ये भी हो जाता है टीचर भी बदल देते हैं, स्टैंडर्ड पढ़ाने वाला टीचर अलग, ऑडिट पढ़ाने वाला टीचर, अरे कैसे रिलेट कर पाओगे यार, और बच्चा क्या समझता होगा, मेरे को तो और समझ नहीं आता कि भैया स्टैंडर्ड एक्स टीचर पढ़ाएगा और बाकी ऑडिट का जो दूसरा पार्ट है वो वाई टीचर पढ़ाएगा, ऑडिट का इंट्रोडक्शन वाई टीचर, ठीक है, उसका डिस्को परी वरी वाई टीचर बताएगा, एक्स टीचर बताएगा, ऐसे 200 क्या होता है, कैसे जोड़ते होंगे, कैसे करते होंगे, राम ही जाने। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली वो एक साथ ही चलने वाली चीज है। गेटिंग माय पॉइंट? पक्का? चलो चलिए ये चीज हो गई। चलो नेक्स्ट केस क्या है, इन केस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी आउटसाइड द एंटिटी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। कई बार ऐसा हो जाता है कि एंटिटी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के बाहर भी हमें कुछ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं। सर ये एंटिटी के आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, अरे ये सेलिंग परचेसिंग नहीं, कोई और ऐसी चीज जिसमें हो गया, जैसे एग्जांपल सत्यम ने मैतास को खरीदा, ये काम थोड़ी ना सत्यम का, उनका काम तो सॉफ्टवेयर बनाने का था, अब वो मैतास को खरीद रहे हैं, मैतास को वो कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस के लिए बोला गया आपको कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट्स को पढ़ना होगा। तो इंस्पेक्ट अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स, बिजनेस रैशनल देखो, सजेस्ट दैट ट्रांजैक्शन एंटर्ड इज फ्रॉडुलेंट या कंसील कर रहे हैं क्या, जैसे सत्यम पकड़ा इसलिए गया क्योंकि 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 सत्यम क्यों पकड़ा गया, क्योंकि मैतास को वो टेक ओवर कर रहा था। अब यही बोल रहे थे ये ऐसा क्यों कर रहा है, और वो करने का कारण पता है क्या था, वो बेसिकली जो कैश लॉस हो रहा था ना उसकी भरपाई करने का काम कर रहे थे। क्या ये बात समझ में आई? पक्का? अच्छे से पढ़िए नेक्स्ट। बताइए, पढ़ा आपने? टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन देखना है क्या वो सही है कि नहीं। अब ये ट्रांजैक्शन बोल रहे इतने महंगे में क्यों खरीद रहे, इतने सस्ते में क्यों खरीद रहे, इंटरेस्ट फ्री लोन क्यों दे रहे हैं, ये सारा चीज। ट्रांजैक्शन एप्रोप्रिएटली अकाउंटेड एंड डिस्क्लोज इन अकॉर्डिंग टू एफआरएफ। ऑब्टेन एविडेंस दैट ट्रांजैक्शन हैव बीन एप्रोप्रिएटली ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड। जो भी ट्रांजैक्शन हो प्रॉपर्ली क्या ऑथराइज्ड है, प्रॉपर्ली क्या है अप्रूव्ड है। पक्का? अच्छे से। तो अगर अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, तो ये बेसिकली रिलेटेड पार्टीज के बारे में एक पॉइंट बस छूटा है, कौन सा, ऊपर वाला, नेचर ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप। मैनी रिलेटेड पार्टीज रिलेशनशिप आर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ये लाइन को समझाइए। हाँ बताइए किसके बारे में? किसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं?
नॉर्मल कोर्स ऑफ क्या ट्रांजेक्शन में आपने क्या किया भाई, इसे आपने मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने क्या किया, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन किया, लाइक कैसा, सेल परचेज, ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ ट्रांजेक्शन है। मैंने क्या किया, महंगे में खरीदा, सस्ते में बेचा। अदानी यही कर रहा है। अदानी में गौतम अदानी का भी एक बड़ा भाई है जो दुनिया में बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि वो इंडिया के बाहर ही रहते हैं। और इन लोग आधे से ज्यादा काम जो कर रहे हैं ना, जो भी, वो पूरा का पूरा घुमा फिरा करके काम कर रहे हैं। कोई मशीन खरीदनी है इंडिया में, मशीन है 5 करोड़ की, वो मशीन जर्मनी से उठा करके उसका भाई लेगा, फिर उसका भाई एक और कंपनी को बेचेगा, तो वो 5 करोड़ की मशीन को अब ये बोल रहे भैया मैंने खरीदा है 8 करोड़ में, 8 करोड़ का ये बताता है मैंने बेचा है 10 करोड़ में, 10 करोड़ वाला फिर अदानी खरीदते 15 करोड़ में। है कितने की मशीन? और यहां से कितना दिखाते हैं आउटफ्लो, 15 करोड़, बीच का 10 करोड़ कहां गया? भाई की कंपनी। भाई किसका? अदानी का। तो पैसा किसके घर आया? समझ में आ रहा है? यही तो पकड़ना है। अदानी पे सवाल क्यों उठते हैं? अभी जो रिपोर्ट आई थी, यस, उसमें यही तो सब सवाल थे। कोई ग्रोथ के ऊपर सवाल थोड़ी ना कि अदानी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया। बन गया, मेहनत किया, बन गया, तुम भी करो, बन जाओगे। लेकिन सवाल यही था कि वो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं कि भाई वो जनता से पैसा ले रहे हैं, हाइप दिखा रहे हैं, शेयर्स में पैसा आपने लगाया है, एक दिन वो बबल फटा और पता चला कि अंदर बैठा सारा काम क्या है, फ्रॉड है, सट से पूरा शेयर गिरेगा कि नहीं, सत्यम स्कैम बन जाएगा। तो पूरा खेल क्या कर रहे हैं? अकाउंटिंग किताबों में घुमा देते हैं यार। किताबों में जमीनें घूम जाती है, कहीं कुछ नहीं, वैसे बिक रही है, पेपरों में बिक रही है बस। ये पूरा खेल पेपर होगा। ये रिलेटेड पार्टी के साथ कर सकते हो, मैं आपके साथ थोड़ी ना कर सकता हूँ। या अगर मुझे करना होगा तो रिलेटेड पार्टी के साथ ही करूंगा, एक और फर्म खोलूंगा, एक और कंपनी खोलूंगा। इसलिए तो इनकी सब्सिडरीज होती है यार। इन लोग टैक्स हेवन में इनकी कंपनियां हैं। टैक्स हेवन समझता है क्या? ऐसी जगह जहां पर टैक्स नहीं देना पड़ता। और कुछ ऐसी कंपनीज होती है, कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जो ये बोलती है हमारी इंफॉर्मेशन कहीं लीक नहीं करेंगे। इंडिया के अंदर तो तुम्हारा कंपनी मतलब काला सारा चिट्ठा बाहर है। कोई भी कंपनी, उसका रेवेन्यू पता करना मैं बता सकता हूं आपको, 100 रुपए लगेंगे बस, आपको देना पड़ेगा। अरे आए कि नहीं? एमसी की वेबसाइट है यार, तुमको जो चाहिए बताऊंगा मैं। तुमको कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जान सकते हैं अपन। कितनी एसेट, कितनी लाइबिलिटी, कितना पैसा, कितनी इनकम, कितना एक्सपेंस, सब जान सकते हैं अपन। बट द थिंग इज दैट कि इन लोग क्या कर रहे हैं, अब इन लोगों ने टैक्स हेवन में खोला, वो भी ऐसी कंट्री में जो लोग इंफॉर्मेशन ही लीक नहीं करते, तो ऑब्वियस है वो पब्लिकली नहीं करे। इंडिया में अपना सिस्टम है पब्लिक करने का, इंडिया के बाहर कुछ ऐसी कंट्रीज नहीं है, वहां पे इन्होंने अपनी कंपनी सेटअप किया है जहां से कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं निकाल पाएगा। और दूसरी कंट्री में तुम जाके रेड नहीं मार सकते। पूरा खेल बड़े लेवल का होता है। तो इन लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं, और ये सारा खेल सिर्फ तभी हो सकता है जब 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 रिलेटेड पार्टीज। समझ में आएगी नहीं आए? पक्का। However, the nature of related party relationship and transaction may in some circumstances give rise to higher ROMM of financial statement and transaction with unrelated party. मेरे को नहीं समझ में आई ये लाइन, ये मेरे को लाइन नहीं समझ में। वेरी गुड। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में जितना रोमम है उतना रोमम अनरिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड पार्टी में ऑपरेट थ्रू एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स रेंज ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रक्चर विद करस्पॉन्डिंगली इंक्रीजिंग इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ऐसा अंदर ही अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे ना कि पता ही नहीं चलेगा इसका रिलेशन इसके साथ है। इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। एक कंपनी, उसकी 4 सब्सिडरी, उस 4 सब्सिडरी के 2 को सब्सिडरी को सब्सिडरी की मान लीजिए भाई एक और दूसरी होल्डिंग, उस होल्डिंग का सब्सिडरी का ये वाला ट्रांजेक्शन कर रहा है। समझ में आएंगे नहीं यार? तो बहुत लफड़ा है ना बॉस यहाँ पर। नेक्स्ट, information system may be ineffective at identifying transaction and outstanding balances between an entity and its related party. इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपने क्या कर दिया, आपने कुछ ऐसी सिस्टम बनाया कि जिससे ऐसे रिलेटेड पार्टी मेंटेन कर रहे हैं अपनी जगह, ठीक है, लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम तो आप ही का पीछे कोडिंग करके तुम कुछ भी क्या कर सकते हो, छुपा सकते हो। नेक्स्ट, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में नॉट बी कंडक्टेड अंडर normal market terms and condition. For example, some related party transaction may be conducted with no exchange of consideration.
ये सब क्या है बताइए? रोमम, कि यहाँ पर ये रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इसी को आइडेंटिफाई कौन करता है बताइए? ऑडिटर। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? पक्का? अच्छे से। इसमें कितने सवाल हैं बेटा? 7। क्या मैं आपको 7 सवाल होमवर्क दे सकता हूँ? पक्का? बच्चे एकदम होमवर्क के लिए प्लीज प्लीज बोल रहे कि दे ही दो होमवर्क सर, अब ना रहा जा रहा हमसे। आज का दिन काटना वैसे भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए सर। अच्छा नालायक हो। चलो भाई, तो आज के लिए अपन कर रहे इतना ही दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी या, बाय बाय।